नमस्ते क्लास। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम मानव इतिहास के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी संघर्ष को डीकोड करने वाले हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। ये कोई एक दिन या एक जगह की घटना नहीं थी, बल्कि यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका और महासागरों तक फैली एक पूरी चेन रिएक्शन थी। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इतिहास के इन पन्नों में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। आज के इस सेशन में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि इस महायुद्ध के बीच कैसे बोए गए, यूरोप में ब्लिट्जक्रिग ने कैसे तबाही मचाई, प्रशांत महासागर में विस्तार कैसे हुआ, फिर युद्ध की बाजी कैसे पलटी, अंतिम सरेंडर कैसे हुआ और सबसे अहम, आम इंसानों पर इसका कितना खौफनाक और गहरा असर पड़ा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, वैश्विक संघर्ष के बीज, अनसुलझे तनाव और चरमपंथ। आखिर इस तबाही की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये युद्ध रातों रात शुरू नहीं हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी ना, उसने जर्मनी पर इतने भारी जुर्माने थोप दिए कि वहां के लोग पूरी तरह टूट चुके थे। जरा सोचिए, 1922-23 के दौरान जर्मनी में महंगाई यानी हाइपर इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ गई थी कि सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोगों को 5 लाख रुपए तक चुकाने पड़ते थे। जी हां, 5 लाख। इस खौफनाक आर्थिक तबाही और महामंदी ने आम जनता को भूखमरी के कगार पर ला खड़ा किया। और सच कहूं तो इसी बेबसी और हताशा ने एडॉल्फ हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों को सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का सीधा मौका दे दिया। अब इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। ये चिंगारी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही थी। 1931 में जापान का मंचूरिया पर हमला, फिर 1937 में मार्को पोलो ब्रिज की घटना और नानजिंग का पतन, जहां आम नागरिकों ने अकल्पनीय अत्याचार सहे, और फिर वो पलाया जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर धावा बोल दिया। यहीं से ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध का ऐलान कर दिया और दुनिया एक बार फिर से विनाश की आग में कूद पड़ी। लीग ऑफ नेशंस की नाकामयाबी और तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट की नीतियों ने दुनिया को 2 विशाल गुटों में बांट कर रख दिया। एक तरफ थे एक्सिस पावर्स यानी धुरी राष्ट्र, जर्मनी, इटली और जापान, जिनका एक ही मकसद था, फासीवाद और आक्रामक विस्तार। और इनके बिल्कुल सामने खड़े थे एलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और फ्रांस शामिल थे। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, ब्लिट्जक्रिग और यूरोपीय युद्ध क्षेत्र, पश्चिम का पतन। यूरोपीय थिएटर की बात करें तो शुरुआत में जर्मनी ने एक ऐसी क्रांतिकारी सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया जिसने सबको चौंका दिया। इसे कहते हैं ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली की गति से युद्ध। यह प्रथम विश्व युद्ध की तरह खाइयों में बैठकर लड़ने वाला धीमा युद्ध नहीं था। ब्लिट्जक्रिग का मतलब था दुश्मन की कमजोर नस पर पूरी ताकत और अचूक तेजी के साथ अचानक हमला करना। इस मोबाइल वॉरफेयर ने यूरोप की पुरानी और स्थिर रक्षा प्रणालियों की लिटरली धज्जियां उड़ा दी। इस रणनीति का सबसे दर्दनाक असर फ्रांस पर पड़ा। फ्रांस को अपनी मैज़ेनॉट लाइन पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन जर्मन टैंक उस पूरी रक्षा लाइन को चकमा देते हुए आर्डेनेस के घने जंगलों से घुस आए। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं बुरी तरह घिर गईं। हालांकि डनकर्क के चमत्कार में समुद्र के रास्ते 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन फ्रांस का पतन नहीं रुक सका। 14 जून 1940 को जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के गिरने के बाद ब्रिटेन बिल्कुल अकेला पड़ गया। और क्लास, यहीं से हमें युद्ध का सबसे खौफनाक मानवीय चेहरा देखने को मिलता है। द ब्लिट्स, लंदन और बाकी ब्रिटिश शहरों पर आसमान से बरसती लगातार जर्मन बमबारी। जरा सोच कर देखिए, ये अब सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं थी। आम नागरिकों की जिंदगी रातों रात नर्क बन गई। लाखों परिवारों को अपने घर छोड़कर अंडरग्राउंड बंकरों में छिपना पड़ा। इस भारी बमबारी ने विस्थापन की एक भयानक लहर पैदा कर दी, जिसने आम नागरिक आबादी की अकल्पनीय सहनशक्ति को दुनिया के सामने रख दिया। चलिए अब दुनिया के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। भाग 3, प्रशांत महासागर में विस्तार, साम्राज्य की खोज। यूरोप से मीलों दूर प्रशांत महासागर में एक और साम्राज्यवादी ताकत तेजी से अपने पैर पसार रही थी, जापान। उनका नारा था, एशियाई लोगों के लिए एशिया। सुनने में शायद अच्छा लगे, लेकिन असल में यह जापान का अपना विशाल साम्राज्य बनाने का एक बहाना था। अपनी मिलिट्री मशीनरी को चलाने के लिए उन्हें कच्चे माल की सख्त जरूरत थी, और इसके लिए उन्होंने पश्चिमी देशों के उपनिवेशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जापान को अपने इस विस्तार के लिए अमेरिकी तेल की बहुत जरूरत थी, लेकिन जब अमेरिका ने इस तेल की सप्लाई पर रोक लगा दी तो जापान ने एक बहुत बड़ा जुआ खेल दिया।
7 दिसंबर 1941 को जापानी फाइटर प्लेन्स ने पर्ल हार्बर पर मौजूद अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर अचानक हमला कर दिया। इस भीषण हमले में 2300 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए। जापान का सोचना था कि इस झटके से अमेरिका डर जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस एक घटना ने अमेरिका जैसी विशाल औद्योगिक महाशक्ति को सीधा इस वैश्विक युद्ध के मैदान में उतार दिया। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भाग 4, युद्ध का बदलता रुख, मित्र राष्ट्रों का पलटवार। 1942 आते आते एक्सिस पावर्स का गुरूर और विस्तार अपने चरम पर था, लेकिन अब बाजी पलटने वाली थी। 3 अलग अलग महाद्वीपों पर मिली महत्वपूर्ण जीतों ने युद्ध की पूरी दिशा ही बदल दी। प्रशांत क्षेत्र में मिडवे के युद्ध में अमेरिका ने जापानी नौसेना को करारी शिकस्त दी। उधर उत्तरी अफ्रीका के अल अलामीन में जर्मन और इतालवी सेनाएं स्वेज नहर पर कब्जा करने में नाकाम रहीं। और सबसे अहम घटना घटी पूर्वी यूरोप में, स्टालिनग्राड की लड़ाई। यहां पहली बार किसी जर्मन सेना ने घुटने टेके। इस एक हार ने मनोवैज्ञानिक तौर पर दुनिया को दिखा दिया कि हां, जर्मनी अजेय नहीं है। और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ वो ऐतिहासिक दिन 6 जून 1944, जिसे हम डी डे या ऑपरेशन ओवरलॉर्ड भी कहते हैं। मित्र राष्ट्रों की एक विशाल समन्वित सेना ने उत्तरी फ्रांस के नॉर्मंडी के तटों पर धावा बोल दिया। अब स्थिति ये थी कि पश्चिम से अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं आगे बढ़ रही थीं और पूर्व से सोवियत रेड आर्मी तूफान की तरह आ रही थी। जर्मनी अब दोनों तरफ से एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका था। अब हम युद्ध के आखिरी और सबसे हताश दौर में प्रवेश करते हैं। भाग 5, अंतिम आत्मसमर्पण, वैश्विक युद्ध का अंत। इस खौफनाक संघर्ष के आखिरी कुछ महीनों में एक्सिस पावर्स का ताश के पत्तों की तरह ढहना तय हो चुका था। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अप्रैल 1945 में सोवियत सेनाएं बर्लिन में घुस चुकी थीं और 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 8 मई को जर्मनी ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया, लेकिन प्रशांत महासागर में युद्ध की आग अभी भी धधक रही थी। जापान को सरेंडर करवाने के लिए अमेरिका ने इतिहास का सबसे भयानक कदम उठाया। 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए। इस प्रलयकारी तबाही और सोवियत संघ के हमले के बाद अंततः 2 सितंबर 1945 को जापान ने आधिकारिक तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में हमें इस पूरे घटनाक्रम के सबसे अहम और गंभीर हिस्से पर बात करनी होगी। भाग 6, विनाशकारी प्रभाव, एक भयानक विरासत। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इंसानियत की जो कीमत चुकाई गई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस चार्ट को देखिए, कुल मिलाकर करीब 8 करोड़ जाने गईं। लेकिन सबसे दिल दहलाने वाली बात जानते हैं क्या है? इन 8 करोड़ में से 5.5 करोड़ आम नागरिक थे। सैनिकों से 2 गुने से भी ज्यादा आम लोग। इस युद्ध ने दुनिया भर के नागरिक जीवन को तबाह कर दिया। भूखमरी, बीमारियां, बमबारियां और बड़े पैमाने पर विस्थापन। करोड़ों परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया। ये मानवीय पीड़ा के मामले में इतिहास का सबसे काला दौर था। और आम नागरिकों के इस अकल्पनीय दर्द के बीच एक ऐसा भयानक सच सामने आया जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया। होलोकॉस्ट। नाजी शासन के दौरान नस्लीय श्रेष्ठता के अपने पागलपन में 6 लाख से अधिक यहूदियों की बेहद व्यवस्थित और क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। ये इतिहास का वो स्याह पन्ना है जो हमें आज भी याद दिलाता है कि नफरत और कट्टरता का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद दुनिया ने न्याय की गुहार लगाई। नूरेनबर्ग और टोक्यो में सैन्य ट्रिब्यूनल बनाए गए ताकि इन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार नेताओं को सजा मिल सके। लेकिन क्लास, इस बेतहाशा बर्बादी के बीच एक और चीज पीछे छूट गई, तकनीकी क्रांति। रडार, जेट इंजन से लेकर आज के आधुनिक कंप्यूटर तक की नींव इसी युद्ध की अफरा-तफरी के बीच रखी गई। युद्ध की जरूरतों ने विज्ञान को एक ऐसी रफ्तार दी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की राख से जन्मी उन विनाशकारी लेकिन क्रांतिकारी तकनीकी प्रगतियों ने आज की उस वास्तविकता को कैसे आकार दिया है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। सोचकर देखिए, संघर्ष के उस अंधेरे युग ने हमारे आधुनिक समाज की नींव कैसे रखी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इतिहास के पन्नों को पलटते रहिए।